वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो पे मैनेजर से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आज साझा कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आज अक्टूबर माह की 24 तारीख हो गई है और अधिकांश जो डीडीओ है उनके बिल अक्टूबर माह की सैलरी के जो प्रोसेस होना शुरू हो चुके हैं। अब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, और विशेष रूप से अभी जैसे आपको पता है साला दर्पण पर एक नया मॉड्यूल आया था वेतन व्यवस्था का। उसके अंतर्गत कई विद्यालय में जहाँ भी पोस्ट सेंक्शन नहीं है या कई कार्मिकों के पिछले महीनों की जो सैलरी बकाया है उनकी व्यवस्था के आदेश भी अलग अलग विद्यालय में हुए हैं। तो आपको अगर मान लो किसी विद्यालय से किसी कार्मिक का, शिक्षक का या वरिष्ठ अध्यापक का, किसी का भी अगर वेतन व्यवस्था का आदेश आपके डीडीओ के ऊपर हुआ है तो आपको उनकी आईडी को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद में उसको कैसे एक्सेप्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में सैलरी बिल अगर बन चुके हैं तो उनका सैलरी बिल कैसे बनाएंगे या अन्य जो भी बातें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको साला पे मैनेजर पे जाकर के आपको अपने आईडी पासवर्ड से इसको लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद में आगे का प्रोसेस आपको बताना है। जैसे यहाँ कैप्चा कोड भर दिया, आईडी और पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद में यहाँ से जैसे आप लॉगिन करेंगे तो अभी जैसे ये कैप्चा थोड़ा सा रॉन्ग बता रहा है तो एक बार दोबारा कैप्चा कोड है वो एंटर करके मैं आपको बता रहा हूँ। किन किन बातों का इस महीने में आपको विशेष ध्यान रखना है वो पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो पूरा देखें। अब जैसे यहाँ से आपने लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद में जो सबसे पहला काम करना है, अब जैसे एक तो यहाँ कई बार तो सीधा मेन जो होम पेज है इसी पे जो बिल एलोकेट है उसकी डिटेल्स आ जाती है। कई बार यहाँ जो मेन स्क्रीन है उस पर डिटेल नहीं आती है, तो आपको कहाँ से चेक करना है। तो इसके लिए आप जैसे ऑथराइजेशन में जाएंगे तो यहाँ व्यू बिल स्टेटस, इसमें आपको चेक करना है। यहाँ बिल स्टेटस में आपको यहाँ से मंथ सेलेक्ट करना है, जैसे अक्टूबर वहाँ चल रहा है। उसके बाद में यहाँ से जैसे आपने 2023 सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में यहाँ बिल टाइप में आपको सैलरी सेलेक्ट करना है। अब जैसे यहाँ सैलरी आपने सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ आपके सामने मंथ जो भी बिल है आपके डीडीओ के अंतर्गत जितने भी बिल बनते थे, जैसे यहाँ 6 बिल बनते हैं तो 6 के 6 बिल एलोकेट हो चुके हैं। बिल नंबर आ गया, बिल नंबर असाइन आ गया, प्रोसेस आ गया। अब डीडीओ फॉरवर्ड, ट्रेजरी फॉरवर्ड और टीवी नंबर, इन सभी पे लाल रंग का क्रॉस का निशान आ रहा है। इसका मतलब डीडीओ फॉरवर्ड नहीं हुए, बिल अभी एलोकेट हुए हैं। अब इस लेवल से आप इस बिल को चाहें तो रिवर्ट भी कर सकते हैं। अगर कुछ कमी है तो आप रिवर्ट कर सकते हैं। उसका प्रोसेस मैं आपको बता दूं कहाँ से करेंगे। जैसे बिल प्रोसेसिंग में जाएंगे तो सैलरी बिल प्रिपरेशन में जाने के बाद में सैलरी बिल कंफर्मेशन, इस पर हमें जाना है। और सैलरी बिल कंफर्मेशन में जाने के बाद अभी जैसे यहाँ डाटा फाउंड नहीं हो रहा है तो ये बिल है वो हो सकता है थोड़े से आगे फॉरवर्ड हो गए, लेकिन इसको आप रिवर्ट तो कर सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा था कि अभी जैसे ये बिल तो एलोकेट हो गए, लेकिन कुछ जो भी लोगों की वेतन व्यवस्था है उसके भी आदेश हुए हैं। जैसे मैं आपको आदेश बता देता हूँ। ये जैसे कार्यालय सीबीओ का आदेश है, और इस आदेश के तहत जो 2 कार्मिक है अलग अलग विद्यालयों के जिनके वेतन व्यवस्था के आदेश इसमें लगा अक्टूबर 2023 से लगातार जो वेतन व्यवस्था के आदेश है वो हमारे कार्यालय से हुए हैं। जैसे यहाँ कार्यालय का नाम आ गया कि जो भी विद्यालय है कि तृतीय श्रेणी अध्यापक रिक्त पद से कई लेवल 1 के अध्यापक से या जो भी आदेश हुआ है उसके अनुसार ये सीबीओ कार्यालय से जो आदेश जारी हुआ है। अब इसके तहत अगर उन कार्मिकों ने अपने डीडीओ के थ्रू अपनी आईडी है पे मैनेजर आईडी वो ट्रांसफ़र करवा दी है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है। तो अब जैसे यहाँ मैं चेक करूँगा कि आईडी ट्रांसफ़र हुई या नहीं हुई, तो आपको यहाँ ऑथराइजेशन में जाने के बाद में यहाँ जो नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ एक्सेप्ट ट्रांसफर्ड एम्प्लॉई, यानी कोई भी एम्प्लॉई आपके विद्यालय में किसी की आईडी ट्रांसफ़र हुई है उसको आप एक्सेप्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ एक्सेप्ट ट्रांसफर्ड एम्प्लॉई, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ जैसे 2 जो कार्मिकों की वेतन व्यवस्था यहाँ हुई थी वो दोनों कार्मिकों के यहाँ एम्प्लॉय आईडी आ गई, नाम आ गया, डिजिग्नेशन आ गया, ट्रांसफर डेट आ गया, यानी किस तारीख को ट्रांसफर की है, जैसे 21/10 को की और ये 23/10 को की है। उसके बाद में फ्रॉम कार्यालय का नाम आ गया, किस विद्यालय से की है। तो अब आपको यहाँ एक्सेप्ट करना है, तो यहाँ एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे और ये पूछेगा कि आर यू श्योर वांट टू एक्सेप्ट दिस एम्प्लॉय, तो आपको ओके पे क्लिक करना है। तो अब आपको यहाँ से किस ग्रुप में उनको लेना है, क्योंकि जो वेतन व्यवस्था हुई है वो आपके विद्यालय के किसी न किसी रिक्त पद के विरुद्ध में हुई है, तो आपको चेक करना है। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपने साला दर्पण पे अभी जैसे मॉड्यूल जो भरा था उसमें आपको पता है कि आपके पे मैनेजर पे किस ग्रुप में कौन सा पद है वो सैंक्शन है और रिक्त है। तो जैसे यहाँ इस ग्रुप में लेवल 1 का या 3rd ग्रेड का जो पद है वो रिक्त है, तो यहाँ से आपको ये सिलेक्ट कर लिया ग्रुप का नाम। उसके बाद में डेजिग्नेशन नाम यहाँ से सिलेक्ट करना है, किस पद का अगर पद रिक्त है तो यहाँ से जैसे टीचर का पद रिक्त है तो मैंने यहाँ से टीचर कर लिया। और उसके बाद में यहाँ अपडेट पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आगे एक एम्प्लॉय एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, तो एम्प्लॉय है वो एक्सेप्ट हो गया। अब दूसरा एम्प्लॉय है इसको भी आपको एक्सेप्ट करना है क्योंकि इनकी भी वेतन व्यवस्था के आदेश हुए। यहाँ भी इसको आपको इसी तरह से एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे यहाँ ग्रुप सेलेक्ट कर लें, इसी ग्रुप में जैसे लेवल 2 के जो 2 पद खाली थे तो इसी के विरुद्ध में यहाँ से आपको जो भी इसका पद है वो सेलेक्ट करना है। जैसे टीचर आ गया और उसके बाद में यहाँ भी इसको अपडेट करना है।
और अपडेट करेंगे तो ये भी आ गया एम्प्लॉय एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, और आपको ओके पे क्लिक करना है। तो अब नो डाटा आ रहा है, यानी 2 जो एम्प्लॉय थे अब वो एक्सेप्ट हो गए, यानी आपके डीडीओ के अंडर में आ गए। अब उनका जो वेतन है वो कैसे बनेगा, क्योंकि अब जैसे 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तो वो कि जिन कार्मिकों का जैसे अभी वेतन बन चुका है, जो मैंने आपको बताया बिल प्रोसेस हो चुके हैं, अब उस बिल को अगर आप रिवर्ट करें और रिवर्ट करने के बाद में दोबारा जब उसको छोड़ दें तो इनकी आईडी है और डिटेल्स आ गई है, तो वो डिटेल्स एक बार चेक कर लें। और सबसे बड़ी बात कि कई बार जो समस्या होती है, मैं पिछले कुछ जो भी कार्मिकों की जिनकी वेतन व्यवस्था हुई थी उनके अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि कुछ कार्मिक जैसे वहाँ हो सकता है उस कार्यालय से जहाँ से ट्रांसफर हो या वेतन व्यवस्था के आदेश हुए हैं वो प्री पे मैनेजर पे हो, और आपके यहाँ प्री पे मैनेजर नहीं होकर के पे मैनेजर ही हो, तो कई बार उनकी जो बेसिक वगैरह है वो एक इंक्रीमेंट कम होकर के आती है, या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण प्री और जो पे मैनेजर और प्री पे मैनेजर का जो डाटा है उनमें कुछ फर्क रह जाता है। तो आपको एक बार वहाँ कार्मिक से अपना या तो GA55 या उनकी जो LPC है वो आपको जरूर मंगवानी है, और चेक करना है कि आपके यहाँ जो भी कार्मिक ट्रांसफर हुआ है उसका बेसिक वहाँ जो था वो का वो ही आया है या उसमें कुछ फर्क है। कई बार जो प्री और पे के जो भी एम्प्लॉय जो ट्रांसफर होते हैं उनमें कुछ चेंज हो सकता है, तो एक बार आप जरूर कंफर्म कर लें। उसके बाद 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो आप जो भी बिल एलोकेट हुए हैं उन बिल को एक बार आप रिवर्ट कर लें और दोबारा चेक करने के बाद में छोड़ दें, तो जब भी नया पे मैनेजर पे शेड्यूल चलेगा नए बिल है वो एलोकेट हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जिनके बिल बन गए हैं उनको बनने दें, उसके बाद में आपको यहाँ से जैसे बिल प्रोसेसिंग में जाएंगे और यहाँ सैलरी प्रिपरेशन में जाने के बाद में अदर सैलरी रिक्वेस्ट पे जाएंगे। अब यहाँ अदर सैलरी रिक्वेस्ट में जैसे यहाँ अक्टूबर मंथ आपने सेलेक्ट कर लिया, वैसे अदर सैलरी रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन है वो आपको साल के इस महीने के अंत में यानी महीने के लास्ट तक तो बिल एलोकेट हो जाते हैं, तब तक तो नहीं करना है, उसके बाद करना है। अब जैसे ये नए कार्मिक आ गए तो यहाँ से जैसे मैंने ये ग्रुप सेलेक्ट कर लिया जिस ग्रुप में इनको लिया है, उसके बाद में यहाँ से जो कार्मिक थे उनको नाम यहाँ आपको सेलेक्ट करना है जिन कार्मिक का यहाँ आया है वेतन व्यवस्था का। अब जैसे इन 2 कार्मिकों का नाम आया तो यहाँ से 2 को मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में रीजन है तो यहाँ रीजन आपको लिखना है कि जैसे ट्रांसफर या वेतन व्यवस्था है, सैलरी अरेंजमेंट वगैरह है, कितना महीने का बनाना है, कितने दिन का बनाना है। तो जैसे अभी 31 का अक्टूबर का महीना है तो अक्टूबर का बनाना है तो यहाँ 31 कर लें। उसके बाद में इसमें जो डॉक्यूमेंट टाइप में आपको उनकी डॉक्यूमेंट है वो, तो आप जैसे इनका वेतन व्यवस्था का आदेश है या तो वो आप कर दें मिसलेनियस में जाकर के, या और भी अगर कोई ऐसी परिस्थिति है जिनका अलग से वेतन बढ़ाना है तो उसका जो भी संबंधित आदेश है जैसे फर्स्ट ज्वाइनिंग वगैरह है तो उनका भी जो भी करना चाहें वो आप यहाँ से मिसलेनियस करके आप जो CBO कार्यालय का जो आदेश है वेतन व्यवस्था का वो आप अपलोड कर सकते हैं, या उनकी LPC वगैरह भी वो अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से आपको जो भी आदेश है वो अपलोड करना है। और डिडक्ट फ्लैग, इसका मतलब कि उनकी जो भी डिडक्शन हो रही है वो रखनी है या नहीं रखनी, जैसे SI GPF वगैरह जो भी डिडक्शन होगी तो वो आपको येस रखना है और यहाँ से आपको सबमिट कर लेना है। तो इस तरीके से जो नए या वेतन व्यवस्था के अंतर्गत आपके यहाँ कार्मिक आए हैं उनकी सैलरी आपको इस तरीके से बनानी है। तो ये तो बात होगी कि कुछ जो कार्मिक आपके यहाँ आए हैं उनकी सैलरी आपको किस तरीके से बनानी है अगर आपके बिल प्रोसेस हो चुके हैं। अगर प्रोसेस नहीं हुए हैं तो आपको सबसे पहले उन कार्मिक को एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट करने के बाद में ऑटोमेटिक जिस ग्रुप में होंगे उस ग्रुप में उनका सैलरी है, जो भी अन्य जो भी सदस्य है उनका सैलरी प्रोसेस होगा तो उनके साथ में प्रोसेस हो जाएगा। अब आपको रिपोर्ट चेक करनी है, जैसे ये सैलरी यहाँ से जैसे रिपोर्ट्स में जाने के बाद में सैलरी रिपोर्ट्स ऑल सैलरी रिपोर्ट्स में जाएंगे तो यहाँ जाने के बाद में मंथ ईयर 2023 मंथ अक्टूबर, उसके बाद में यहाँ से जो ग्रुप है किसी भी ग्रुप को आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में यहाँ से जैसे ये बिल नंबर आ जाएंगे, बिल डेट आ जाएगी, और यहाँ से आपको इनर है विशेष रूप से इनर को आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ से जैसे मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ तो ये इनर है वो डाउनलोड हो गया PDF ग्रुप में। अब आपको यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो चेक करनी है, जैसे आपके ये इस तरीके से जो इनर डाउनलोड हो जाएगा तो आपको कुछ जानकारियाँ यहाँ से विशेष रूप से ध्यान रखनी है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ क्या क्या आप चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। कि अगर मान लो जैसे यहाँ से आप देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी अब यहाँ से देखेंगे तो एक तो जिन जिन कार्मिकों ने जितना भी इनकम टैक्स डिडक्ट करने के लिए कहा गया था, या एक ये भी हो सकता है कि अगर मान लो कुछ कार्मिक ने अपने पर्सनल पे मैनेजर से डिडक्शन का जो रिक्वेस्ट है वो भेजा था तो वो आपके 10 तारीख से पहले कार्मिक अपने लेवल से भेज सकता था, और वो आपको 11 तारीख को पे मैनेजर पे शो हो गया होगा। 11-12 तारीख को जब भी आपने पे मैनेजर खोजा होगा 10 तारीख के बाद में वो आपके सामने DDO के वहाँ शो हो जाता है, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है। अगर आपने एक्सेप्ट कर दिया है तो वो अपडेट हुआ या नहीं हुआ वो भी आप चेक कर लें। जैसे ये कार्मिक हैं जिनकी इनकम टैक्स की कटौती 5,000 है, अब जैसे यहाँ दूसरे कार्मिक है जिनकी इनकम टैक्स की कटौती 12,000 करवाई हुई है, तो ये सारा काम है आपने अगर पहले कर दिया तो ठीक है, नहीं तो अभी बिल एलोकेट हो गए, अब आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। उसमें आप चेंज तभी कर पाएंगे जब इस बिल को रिवर्ट करें।
तो ये आप जरूर चेक कर लें कि जो भी कार्मिक थे उनके इनकम टैक्स की कटौती का जो भी उन्होंने रिक्वेस्ट डाला है, या अगर मान लो 10 तारीख के बाद में कोई कार्मिक चाहता है कि मुझे इनकम टैक्स की कटौती करवानी है, तो वो डीडीओ लेवल से आप कर सकते थे। तो वो भी किया हुआ है, तो आपको एक बार चेक करना है कि जो बिल प्रोसेस होकर के आया है उसमें इनकम टैक्स की कटौती सही है या नहीं है। इसके अलावा ऐसा ही लोन अगर किसी ने लिया हुआ है, अब यहाँ भी जैसे पिछले महीने में कुछ लोगों की समस्या हुई थी कि कुछ लोगों ने जैसे अभी तो बिल्कुल बंद हो गया है, जो डीडीओ लेवल से ऐसे लोन की कटौती का डिडक्शन का ऑप्शन ही बंद कर दिया है, लेकिन 2 महीने पहले जब ऐसे लोन का ऑप्शन शुरू था तो कुछ लोगों ने अपने स्तर पे डीडीओ के द्वारा जो भी लोन की कटौती है वो करवा दी थी। लेकिन SIPF के द्वारा उन लोगों की जो भी कटौती है वो जितने भी किस्त है 60 किस्त के हिसाब से ऑटोमेटिक डिडक्ट होकर के आ रही थी। और जब एम्प्लॉय पे डिटेल में जाते थे तो जो कार्मिक ने अपने डीडीओ के थ्रू जो डिडक्शन करवाई थी उसमें तो एडिट और डिलीट का ऑप्शन आ रहा था, लेकिन जो SIPF कार्यालय से जो भी ऐसे ही लोन की कटौती हो रही थी उसमें डिलीट का या एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो उसको आप चेंज नहीं कर पाते थे। तो अब इसमें समस्या ये होगी कि एक कार्मिक के दो बार कटौती लोन की हो रही थी, ऐसे ही लोन की, जिसमें एक तो जो कार्मिक ने डीडीओ के द्वारा करवाई थी और दूसरी SIPF ऑफिस के द्वारा ऑटोमेटिक आ गई है। अब तो जैसे ये सिस्टम हो गया कि अब से जो भी SI का लोन लेगा उसकी डिडक्शन है वो ऑटोमेटिक अपने आप पे मैनेजर पे आ जाएगी। आपको सिर्फ चेक करना है, SIPF के ऑफिस के द्वारा ही आएगी। डीडीओ लेवल पे ऐसे ही लोन की जो डिडक्शन का जो ऑप्शन है वो बंद कर दिया है। लेकिन अगर मान लो किसी कार्मिक ने पहले ऐसे ही लोन की कटौती करवाई थी और अब SIPF ऑफिस ने नई कटौती कर दी है, तो आप जरूर चेक कर लें कि किसी कार्मिक की ऐसे ही लोन की कटौती है वो 2 बार नहीं हो। अगर 2 बार है तो उसको आप बिल को रिवर्ट करके उसमें से एक जो भी डिडक्शन है जो आपने की थी डीडीओ लेवल पे उसको आप डिलीट कर दें, क्योंकि जो SIPF के द्वारा जो भी डिडक्शन किया गया था उसमें डिलीट का ऑप्शन है ही नहीं। तो ये विशेष ध्यान रखना है, इनकम टैक्स का ध्यान रखना है। इसके अलावा GPF की कटौती नियमानुसार या स्लैब के अनुसार हो रही है तो वो देख लेना है। कुछ लोग इनकम टैक्स के लिए इस डिडक्शन को ज़्यादा भी करवा सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। GPF के संबंध में साल में कभी भी आप इसकी डिडक्शन को कम ज़्यादा करवा सकते हैं। लेकिन SI के बारे में फिक्स है आपको कि मार्च महीने से ही इसकी सैलरी, इसकी जो डिडक्शन या स्लैब है वो चेंज हो सकती है, और वो भी स्लैब के अनुसार होती है, जिसमें कार्मिक की जो भी बेसिक के अनुसार जो स्लैब होगी उससे अधिकतम 2 स्लैब है वो अधिक वाली स्लैब है वो ले सकता है। लेकिन ये भी फर्दर कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा या अगर मतलब पहली बार डिडक्शन करना है तो फर्स्ट डिक्लेरेशन के द्वारा मार्च महीने में होगी। उसके बाद में SI की डिडक्शन में या SI की जो प्रीमियम है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, आप GPF में चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा RGSS है वो आप देख लें कि RGSS की कटौती है वो आपके बेसिक के अनुसार जो भी स्लैब है उसमें हो रही हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जिसमें इनकम टैक्स आपको चेक करना है, GPF चेक करना है, SI की डिडक्शन तो आपको कोई चेंज होगी नहीं। तो ये महत्वपूर्ण था कि एक लोन वगैरह कोई है तो वो आपको जरूर चेक करना है। तो ये पहले काम आपने करना है, जो भी कि अगर आपके यहाँ कोई वेतन व्यवस्था में किसी का आदेश हुआ है तो उसको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद में GPF है, इनकम टैक्स है, SI है, इनकी कटौती करनी है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात की, जैसे आप ये रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे सैलरी रिपोर्ट, तो हो सकता है कि जैसे मान लो 6 कार्मिक है उनमें से 5 की सैलरी बनी हो, तो इसका भी कारण हो सकता है। एक तो ये कि किसी कारण से उसका पे स्टॉप किया हुआ हो और आप उस पे रिलीज करना भूल गए हों, तो आपको सबसे पहले उस कार्मिक का पे है वो रिलीज करना है। तो यहाँ से जैसे पे मैनेजर में जाने के बाद में यहाँ से जैसे बिल एलोकेशन में जाएंगे, यहाँ एम्प्लॉय डिटेल्स में जाएंगे और यहाँ एम्प्लॉय डिटेल्स में जाएंगे तो आपके जो भी डीडीओ है उनके OTP जाएगा और OTP जाने के बाद में एम्प्लॉय की जो पूरी डिटेल्स खुलेगी उसमें जाकर के आपको जो भी एम्प्लॉय है उसकी अगर पे स्टॉप है वहाँ से आप एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय की बेसिक वगैरह सारी चीज़ें आपको शो हो जाएगी। तो आपको वहाँ देखना है कि अगर किसी कार्मिक का पे स्टॉप किया हुआ है और अगर वो कारण हट गया और आप उसका पे रिलीज करना भूल गए तो आप उसका पे रिलीज करें, तभी आप उसकी सैलरी है वो बना पाएंगे। या उसका अगर कोई भी बिल बनाना है तो उसका नाम भी आपके उसमें नहीं आएगा क्योंकि आपने पे स्टॉप किया हुआ है। तो आप ये जरूर चेक करें कि किसी कार्मिक का पे स्टॉप किया हुआ है तो उसकी सैलरी नहीं बनेगी। इसके अलावा अगर मान लो फिर भी किसी कार्मिक की सैलरी नहीं बन रही है और आपने पे स्टॉप भी नहीं किया है तो यहाँ से रिपोर्ट्स जो होती हैं उनमें से जैसे मैं आपको बताता हूँ कि सैलरी रिपोर्ट्स है, इसमें से एक तो आपको मिसमैच एम्प्लॉय रिपोर्ट ये आपको चेक कर लेनी है। यहाँ से जैसे अक्टूबर मंथ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से अभी जैसे यहाँ कोई नो डाटा आ रहा है और अगर कोई किसी कार्मिक का नाम मिसमैच होगा तो यहाँ से सिलेक्ट करते ही आपके सामने उसका नाम आ जाएगा। तो आपको ये भी चेक करना है कि किसी कार्मिक का नाम है वो मिसमैच में नहीं हो। इसके अलावा एक और जो है जैसे यहाँ से आप रिपोर्ट्स में जाएंगे, सैलरी में जाएंगे और यहाँ से अन्य जब से कोई ऐसा मिसमैच के अलावा ये डेजिग्नेशन मिसमैच, एक तो मिसमैच एम्प्लॉय रिपोर्ट, एक डेजिग्नेशन मिसमैच रिपोर्ट है, इसमें भी आपको यहाँ से सबमिट करना है। यहाँ सबमिट करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से PDF ओपन हो जाएगी और इस PDF को आपको चेक करना है। इस PDF में किसी कार्मिक का नाम तो नहीं है। अब जैसे इसमें कोई नाम नहीं है इसका मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है जो डेजिग्नेशन मिसमैच का हो।
अगर डेजिग्नेशन मिसमैच है, यानी पद आपके सैंक्शन नहीं है और उस कार्मिक का आपने यहाँ वेतन बढ़ाना चाहते हो तो उसका वेतन नहीं बनेगा, तो वो नाम है इस लिस्ट में आ जाएगा। तो उसका भी सोल्यूशन आपको उसी हिसाब से करना है, क्योंकि इसके संबंध में मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो बनाए हुए हैं डेजिग्नेशन मिसमैच वगैरह के, तो अगर जरूरत हो तो आप वो देख सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको ये चेक करना है कि सभी कार्मिकों की सैलरी अक्टूबर की प्रोसेस हुई या नहीं हुई। नहीं हुई है तो उसका कारण आपको पता करना है कि पे स्टॉप है या डेजिग्नेशन मिसमैच है या अन्य कोई भी कारण है। इसके अलावा जो डिडक्शन है इनकम टैक्स से, एसआई की है, जीपीएफ की है, ये सारी आपको चेक कर लेनी है, क्योंकि अभी जैसे अक्टूबर माह की सैलरी के बाद में नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी 4 महीने ही रहे हैं और कई कार्मिकों ने टैक्स है वो अभी शुरू नहीं किया या बहुत कम कटौती की है। तो अब आपको अनिवार्य रूप से जो भी एक आदेश भी आया था वो मैं पूरा एक अलग से वीडियो बना करके आपको बताऊंगा कि डीडीओ को कितने समय तक या किस महीने तक कितना परसेंटेज टैक्स है वो आपको डिडक्ट कर लेना है, क्योंकि उसके बाद में फिर जैसे कई बार फरवरी में बजट नहीं होता तो लेट जो भी बिल प्रोसेस होते हैं, तो आपको अनिवार्य रूप से इसी वित्तीय वर्ष में जितना भी टैक्स एडवांस बन रहा है वो डिडक्ट करने की जिम्मेदारी डीडीओ की होती है। तो वो आप जरूर चेक कर लें कि इनकम टैक्स की कटौती है वो प्रत्येक कार्मिक के सही तरीके से हो जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो अक्टूबर माह के सैलरी से आपको देखनी थी। अब एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि कोई कार्मिक आपके सामने यहाँ जैसे अभी कभी डीडीओ के अंडर में नए कार्मिकों की नियुक्ति हुई है, जैसे लेवल 1 और लेवल 2 में काफ़ी लोगों की नियुक्ति हुई है, तो उनके भी आपको सबसे पहले एम्प्लॉय डिटेल्स उनकी आपको पहले तो उनको एम्प्लॉय आईडी बनानी है। एम्प्लॉय आईडी बनाने के बाद में उनकी पे मैनेजर पे फीडिंग करनी है। पे मैनेजर पे फीडिंग कैसे करते हैं उसके संबंध में मैंने विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं अपडेटेड वीडियो 1-2 दिन में अभी आपको या आज शाम तक ही आपको एक करके वीडियो लाइव करके बता दूंगा कि जो नए कार्मिक है उनकी पे मैनेजर पे एंट्री कैसे करनी है डाटा की। तो वो एंट्री करने के बाद में उसका जो भी बिल है वो आप अदर सैलरी रिक्वेस्ट में जाकर के बना सकते हैं, क्योंकि अब जैसे बिल प्रोसेस हो गए तो वो नाम उसमें आएगा नहीं, क्योंकि अभी तक तो आपने उसकी फीडिंग नहीं की है और फीडिंग की है फिर भी नहीं आ रहा है। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको थोड़ी सी एक बार तो बता दूं कि एक तो उसकी जो डिटेल्स है वो वेरीफाई करनी पड़ेगी। जैसे इसमें जाएंगे तो एम्प्लॉय डिटेल वेरीफाई इसमें करना पड़ेगा। इसके अलावा एक और काम करना पड़ेगा अकाउंट वेरिफिकेशन। जैसे इसी में जाएंगे तो यहाँ से जो ऑथराइजेशन का जो ऑप्शन है इसमें एक ऑप्शन आ रहा है बैंक डिटेल्स वेरीफाई, तो वहाँ जा करके आपको एम्प्लॉय की जो डिटेल्स है उसको वेरीफाई करने के बाद में बैंक डिटेल्स भी आपको वेरीफाई करनी है और वो सारी करने के बाद ही आप का जो भी बिल है वो एलोकेट होगा। उससे पहले आप बिल सैलरी रिक्वेस्ट डाल देंगे तो भी आपके वो रिक्वेस्ट है वो नहीं होगा। तो अब जैसे एम्प्लॉय डिटेल्स आपको कैसे वेरीफाई करनी है, तो यहाँ से आप जैसे जाएंगे तो एम्प्लॉय डिटेल्स, यहाँ मैं आपको दोबारा बता दूँ थोड़ा सा, ये यहाँ से जैसे आप करेंगे तो यहाँ एम्प्लॉय यहाँ से एम्प्लॉय डिटेल्स से एक तो अपडेशन का ऑप्शन है, ये तो कोई रिक्वेस्ट आया तो उसके लिए है, लेकिन वेरीफाई एम्प्लॉय डिटेल्स इस पर जाना है और वेरीफाई एम्प्लॉय डिटेल्स में जाने के बाद में यहाँ उस कार्मिक का आपके सामने नाम आ जाएगा। अभी जैसे ये तो बहुत पुराने कार्मिक है और इनके रिटायर्ड भी हो गए या कोई आईडी गलत थी, लेकिन जो भी कार्मिक यहाँ आएगा उसकी डिटेल्स आप वेरीफाई करेंगे तभी हो सकता है उनका बिल एलोकेट हो, तभी अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ से आपको यहाँ से चेक बॉक्स पे जा करके यहाँ से एम्प्लॉय का नाम है वो चेक करना है। यहाँ से किसी रिपोर्ट पहले डाउनलोड कर लिए कि उनकी जो डिटेल्स है वो आप एक बार चेक कर लें। उसके बाद में यहाँ से साइन करने हैं उनके, और जो भी आपके डीएससी डोंगल है उसके द्वारा उनके साइन करने हैं और साइन करने के बाद में आप इसको व्यू कर लें कि डिटेल्स सारी सही है। उसके बाद में आपको फॉरवर्ड करना है और फॉरवर्ड करने के बाद में यहाँ से रिपोर्ट्स में जाने के बाद में एचओडी रिपोर्ट्स में जाना है और एचओडी रिपोर्ट्स में जाने के बाद में डीडीओ एचओडी रिपोर्ट से यहाँ से आपको जैसे ही चेक करेंगे तो इसमें ऑल है या पेंडिंग है, इसमें जाकर के आप जैसे ही यहाँ शो करेंगे तो यहाँ से आपके सामने इस तरीके से पूरी एक पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगी कि जो भी डीडीओ रिपोर्ट्स है या आपने जो भी रिक्वेस्ट भेजे थे एचओडी को वो अप्रूव हुए नहीं हुए। तो इस तरीके से ये पूरी लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी जिसमें अप्रूव है, एचओडी वेरीफाई है, अप्रूव है, वेरीफाई है या अन्य जो भी कारण होगा वो यहाँ आपके सामने आ जाएगा। आप डेट वाइज चेक कर सकते हैं कि जो भी डिटेल्स है वो वेरीफाई हुई या नहीं हुई, तो ये पूरी जानकारी आपके यहाँ आ जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके कोई नया कार्मिक आया तो उसकी सैलरी कैसे बढ़ानी है उसका मैं अलग से पूरा वीडियो बना कर बता दूंगा, लेकिन आपको हिंट बता दी कि उसका एक तो एम्प्लॉय डिटेल्स चेक करनी है और उसके बाद में बैंक डिटेल्स ये भी चेक करनी है। उसके अलावा अगर ये नहीं करेंगे तो आपके अदर सैलरी रिक्वेस्ट में उसका बिल एलोकेट ही नहीं होगा, तो ये जरूर ध्यान रखें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी अक्टूबर माह के वेतन के संबंध में। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी और इस संबंध में अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जब भी समय मिलेगा उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।